नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कलम से क्रांति में। तो चलिए आज हम लोग संविधान के एक महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तावना पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि प्रस्तावना क्या है। तो समझिए, अगर ये मेरा शरीर है तो हम किसी शीशा में अपनी तस्वीर को देखते हैं और उस शीशा के तस्वीर को देखकर ही हम बता सकते हैं कि हमारा शरीर कैसा है, यानी हम करिया बनी कि गुड़ बनी, ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही प्रस्तावना प्रस्तावना एक शीशा है और जो संविधान है उसका शरीर है। तो शरीर को अगर देखना है तो केवल शीशा को देख लीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। चलिए, ये हम जो बात बताएं एकदम देहाती ठेठ भाषा में बताए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो प्रस्तावना देख रहे हैं, ये जो प्रस्तावना का अवधारणा लिया गया है, प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? अमेरिका, जिसको हम लोग यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यह प्रस्तावना की जो अवधारणा लिए हैं वह हम लोग यूएसए से लिए हैं। ठीक है, और जो ये प्रस्तावना की जो आप लैंग्वेज देख रहे हैं, भाषा जो देख रहे हैं, ठीक है, वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जन अभी हमनी के वर्ल्ड कप में हरैला का 6 विकेट से। ठीक है बा, तो प्रस्तावना का जो भाषा लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, देखिए, संविधान सभा के समक्ष यही प्रस्तावना जो पेश किए थे, संविधान सभा के समक्ष जो प्रस्तावना पेश किए थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, याद तो आ गई होगी, जी हाँ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे। कौन पेश किए थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब पेश किया गया था तब प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया गया था। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा, तब प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे। बिल्कुल 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक बात रहा। ठीक है, जो आपको इसके इतिहास से संबंधित बात रहा तो ये बता दिए। तो चलिए अब इसके मूल बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जब प्रस्तावना की जब शुरुआत होती है तो वह शुरुआत होती है हम भारत के लोग। किससे होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि अपने देश का जो नाम है वो क्या है? भारत है। क्या है? भारत है। प्रस्तावना में अपने देश का नाम क्या रखा गया है? भारत। ठीक है, भारत, वी हैव पीपल ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब जो प्रस्तावना में अपने देश का जो नाम रखा गया है वह भारत रखा गया है या इंडिया रखा गया है, यह बात समझ गए। फिर आगे लिखा है भारत को, यानी प्रस्तावना में भारत का चर्चा 2 बार किया गया है। एक बार देखिए यहां पर भारत है और एक बार यहां पे भारत है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम खतरनाक तरीका से पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में अपने देश का नाम कितने बार उल्लेखित है? तो आपका आंसर होना चाहिए 2 बार। ठीक है, अब यहां लिखा है कि एक प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि हम लोग स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, हम लोग अपना देश का आंतरिक और बाहरी फैसला खुद ले सकते हैं। तो इस तरह से भारत को क्या माना गया है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। ठीक है, और आगे लिखा गया है समाजवादी पंथ, समाजवादी। देखिए ये जो समाजवादी शब्द है, ठीक है, ये पंथ निरपेक्ष शब्द है और अखंडता शब्द है। ठीक है, यहां पे 3 चीज को पहले मैं डिनोट कर दूं आपके सामने, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसे 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976, मात्र एक बार, और उसके तहत 3 शब्द जोड़ा गया था। एक आपका समाजवादी, ठीक है, और एक पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और एक जो जोड़ा गया था
अखंडता। ठीक है, तो प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने शब्द जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़ा गया, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। ओके, चलिए देखिए समाजवादी का मतलब क्या होता है? समान बंटवारा। कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे देश का संसाधन है उस पर सभी लोगों का समान अधिकार है। ये बात आपको समझ में आया? अगर रेलवे है तो ये पूरे देश के लिए है, अगर एयरपोर्ट है तो पूरे देश के लिए है, अगर सड़क है तो ये पूरे देश के लोगों का है, अगर स्कूल कॉलेज है तो भी पूरे देश का है। तो यानी कहने का मतलब जो भी देश का संसाधन है उस पर सभी लोगों का एकदम समान हिस्सेदारी है। ये बात आपको समझ में आया? दूसरा शब्द लिखा गया है पंथ निरपेक्ष। कहने का मतलब यह है कि भारत जो है वो एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि भारत का कोई धर्म नहीं है। जी हाँ, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। जिस तरह भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है वैसे ही भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है। न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न बौद्ध है, न जैन है, न यहूदी है, न पारसी है। भारत किसी भी धर्म को राष्ट्रीय मान्यता नहीं दिया है। हाँ ठीक है ये बात कि व्यक्ति का धर्म हो सकता है, कोई व्यक्ति हिंदू हो सकता है, कोई व्यक्ति मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ये नहीं, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। तो इसका मतलब यह होगा कि अगर भारत किसी धर्म को नहीं मानता है तो किसी धर्म को विरोध करता होगा। आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आया होगा? जी नहीं, अगर भारत किसी धर्म को सपोर्ट भी नहीं करता है तो भारत किसी धर्म का विरोध भी नहीं करता है। ठीक है, तो भारत क्या है? तो भारत एक पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष इट मीन्स धर्म निरपेक्ष, सेकुलर। भारत इज अ सेकुलर कंट्री। ओके, और आगे लिखा गया है लोकतांत्रिक, यानी भारत में राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? जी हाँ बिल्कुल, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन है, लोगों का शासन है। ठीक है, लेकिन किस प्रकार का शासन है लोगों का? अप्रत्यक्ष तरीके से शासन है। क्या आप प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चुनते हैं? क्या आप राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुनते हैं? क्या आप राज्यपाल को डायरेक्ट चुनते हैं? क्या आप मुख्यमंत्री को डायरेक्ट चुनते हैं? नहीं चुनते हैं ना, डायरेक्ट नहीं चुनते हैं आप डायरेक्ट। ठीक है, आप सांसदों को चुनते हैं, आप विधायकों को चुनते हैं, वही सांसद वही विधायक बाद में वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो भारत में लोकतंत्र तो है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, हम लोग क्योंकि हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और दूसरी बात, भारत इज अ रिपब्लिक कंट्री। भारत जो है एक गणराज्य है, गणतंत्र है। कहने का मतलब यह है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बनेगा कब? जब उसमें योग्यता होगी तब। क्लियर? यह बात समझ में आ रहा है? तो भारत में क्या है? गणराज्य है, यानी वंशानुगत डायनेस्टी शासन नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, तो भारत क्या हो गया? गणराज्य हो गया, भारत लोकतंत्र हो गया। वहां आगे लिखा है कि बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। एक सामाजिक है, एक आर्थिक है और एक राजनीतिक है। 3 प्रकार का न्याय है। और ये तीनों प्रकार का जो न्याय है, प्रस्तावना में जो 3 प्रकार का जो न्याय है वह किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है कि जो न्याय, जो 3 प्रकार का जो न्याय है वो किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ये बहुत डेंजर क्वेश्चन है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा तो बहुत खतरनाक तरीके से पूछा जाएगा, उसका जवाब आप दीजिएगा। उसके बाद लिखा गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो यानी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है।
कौन कौन से हैं? एक विचार का, एक अभिव्यक्ति का, एक विश्वास का, एक धर्म का, एक उपासना का। इस तरह से 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता लिया गया है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ओके, ये भी बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन प्रस्तावना से ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उसके बाद लिखा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो यानी समानता जो है वो 2 प्रकार की है, एक प्रतिष्ठा की है और एक अवसर की है। तो 2 प्रकार की समानता के भी उल्लेख है। और ये 2 प्रकार की जो समानता लिया गया है वो किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ये बात आप भली भांति समझिए। समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की भी गरिमा होती है, व्यक्ति की निजता होती है। ठीक है, तो प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा का, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली ये बंधुता शब्द भी जो लिया गया है वो भी फ्रांस से लिया गया है। बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यहाँ पे डैश टेस्ट मार दिए हैं, मिति मार्ग शुक्ल 7वीं संवत 2006 को विक्रमी एदत द्वारा, ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रस्तावना को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित किया गया, तो कब? आंसर दीजिएगा 26 नवंबर 1949। संविधान 2 बार लागू हुआ अपने देश का, एक बार 26 नवंबर 1949 को तनिषा यानी आंशिक रूप से लागू हुआ, अब पूरा जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हमें उम्मीद है कि आपको प्रस्तावना से संबंधित जो भी फैक्ट थे विद कॉन्सेप्ट जो था वो हम आपको बताने का अपनी ओर से भरपूर प्रयास किए। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे संविधान के एक नए महत्वपूर्ण आयाम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।